Hello students, so beta today we are going to start with our next topic, that is Boolean algebra. And you know that this topic is very important. Why? Because all the rules and all the concept of Boolean algebra is followed by the mechanism of our computer system. ठीक है, हम लोग जितना भी Boolean algebra में काम करते हैं आपको इसके बारे में पता है कि दैट ये मैथमेटिक्स की बेटा वो ब्रांच होती है जहाँ पे क्या है कि सारी वैल्यूज़ जो होती हैं केवल दो फॉर्म में हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में होती हैं। और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसमें भी आपको पता है कि दैट वी यूज टू वर्क विद द बाइनरी नंबर्स ओनली, है ना, 0 एंड 1 पे काम करते हैं। तो ये जो बुलियन अलजेब्रा है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर से बिल्कुल मैच करती है, तो इसीलिए हम लोग यहीं के सारे रूल्स फॉलो करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। ठीक है, लेकिन बेटा बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करने के पहले हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक और है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, जो हमारा बुलियन अलजेब्रा का बेस जो है प्रिपेयर करता है, तो इसको जरा पहले हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, फिर हम लोग जो है अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बुलियन पे बात करेंगे। तो बेटा देखिए जो टॉपिक यहाँ पे जो लिस्ट हुआ है दैट इज़ प्रपोजिशनल लॉजिक। ओके, प्रपोजिशन क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि अ प्रपोजिशन इज एन एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस दैट में ईदर बी ट्रू और फॉल्स बट में टेक नो अदर वैल्यू। व्हाट इट मीन्स बेटा, यानी कि ये ऐसे छोटे सेंटेंसेज होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, एटॉमिक। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि स्मॉल। ओके, सो दीज आर द सेंटेंसेज जिनका बेटा जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स होगा। ठीक है, जहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। तो अब आपको पता है कि ये जो यहाँ पे सेंटेंस है ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी बाहर या तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। इन द सेम वे लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन, ऑस्ट्रेलिया वन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2007। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने या तो जीता था या नहीं जीता था। तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इंडिया इज़ ए कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो, इधर इट मे बी ट्रू और फॉल्स। व्हाट डिड यू ईट, अब देखिए आपने क्या खाया। अब आपको पता है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसको भी हम लोग ट्रू या फॉल्स में अपना आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट हैं वो तो हमारे प्रपोजिशन है, लेकिन लास्ट के जो 2 स्टेटमेंट हैं दे आर नॉट द प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये मतलब होता है बेटा प्रपोजिशन का। और हम लोग इसको जब अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है इट इज़ रेनिंग, तो हमने क्या लिख दिया, ए इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अपने जो भी यहाँ पे प्रपोजिशनल स्टेटमेंट होंगे बेटा दे विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ some alphabets, okay, and we can simply call them variables। इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ें बताई गई हैं, that prepositions are also called sentences or statements। after this introduction let us now talk about the terms and symbols used in prepositional logic। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं। तो देखिए बेटा इसके बाद 2 टर्म्स के बारे में बात हुई है। पहला टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है अ सिंपल प्रपोजिशन। ठीक है, a simple preposition is one that does not contain any other preposition as a part। ठीक है, वी विल यूज़ द लोअर केस लेटर PQRS एज सिंबल फॉर सिंबल स्टेटमेंट और प्रपोजिशन। तो बेटा जो सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे अभी ऊपर हमने जो एग्जाम्पल देखे, ठीक है, ये सारे जो स्टेटमेंट हैं दे आर नोन एज सिंपल प्रपोजिशन। लेकिन बेटा जब 2 स्टेटमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं देन वी कॉल देम compound statement। For example, now look at the second para। In the second para what is told, a compound proposition is one with 2 or more simple proposition as parts or what we call components। A component of a compound is any whole proposition that is part of a larger proposition। ठीक है, तो बेटा जो छोटे छोटे जो स्टेटमेंट है ये मिलकर जब एक लार्ज स्टेटमेंट बनाते हैं तो दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। कुछ एग्जाम्पल भी हैं देखिए यहाँ पे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, इट इज़ रेनिंग एंड विंड इज़ ब्लोइंग, यानी कि बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। अब आपको यहाँ देखिए यहाँ पे एक और खास चीज़ ध्यान दीजिएगा, बीच में एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एंड। ये जो एंड वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बेटा ये 2 स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इसको हमें ध्यान देना होगा। ऐसे ही देखिए अगला जो स्टेटमेंट क्या है, टेक इट और लीव इट। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, टेक इट एंड लीव इट, दीज आर द टू प्रपोजिशंस। और इनको ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में क्या यूज़ कर लिया है, और का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी बेटा हम लोग यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। ऐसे ही देखिए कि यहाँ पे और क्या दिया है, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए तो यहाँ पे भी एक ऑपरेटर चल रहा है, इफ़ एंड देन। ठीक, तो बेटा यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उनको हम लोग आपस में ऐड करने के लिए कुछ अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब आई होप कि आप समझ गए होंगे। और बेटा ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं इनको हम लोग जब ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल की हेल्प से जब नोट डाउन करते हैं तो देन दे आर नोन एज वेल फॉर्म्ड फार्मूला। तो अगली देखिए यहाँ पे हेडिंग यही दी गई है, वेल फॉर्म्ड फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंसेज और स्टेटमेंट, अनदर टर्म फार्मूला और वेल फॉर्म्ड फार्मूला ऑल्सो रेफर टू द सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आप स्टेटमेंट लिखोगे दे आर ऑल्सो नोन एज WFF, इन शॉर्ट चिल्ड्रन वी कॉल देम WFF। ठीक है, और अब इसके आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं, चलिए देखते हैं अपनी अगली शीट पे। तो देखिए यहाँ क्या, देखिए पहली चीज़ यहाँ पे जो मेंशन हुई है दैट इज़ ट्रूथ वैल्यू। बेटा ये ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रपोजिशनल लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा में बेटा आप जो भी वेरिएबल्स यूज़ करोगे ना, दे में हैव एनी वन ऑफ द टू वैल्यूज़, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, उनमें या तो आप सब जानते हो जो बूलियन वेरिएबल आपने प्रोग्रामिंग की है कि उनमें या तो ट्रू या फॉल्स, और उनको हम लोग यहाँ पे 0 एंड 1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो स्टोर होती हैं इन बूलियन वेरिएबल में दे आर नोन एज ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी में डिफाइन ट्रूथ वैल्यू एज ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है ना, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज इट्स ट्रूथ और फॉल्सिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे दी है ट्रूथ टेबल। तो बेटा हम लोगों को कोई भी एक जो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू की जो प्रपोजिशन की यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे दैट इज नोन एज ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो कोई भी हम लोग को यहाँ पे अगर एक बूलियन या प्रपोजिशनल स्टेटमेंट मिलेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल के थ्रू यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगली जो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे मेंशन की है दैट इज़ कनेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या चीज़ होते हैं, ऑपरेटर। सिंपली बेटा इन द प्रोग्रामिंग वी कॉल देम ऑपरेटर। और यहाँ पे अभी हम लोग जब थियोरेटिकली यहाँ पे प्रपोजिशनल लॉजिक पे काम कर रहे हैं सो देन वी मे यूज़ द टर्म एज कनेक्टिव। और ये टर्म बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में देखा है हम लोगों ने, होम एग्ज़ाम या कहीं पे भी, कि अगर ये टर्म जब दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये टर्म पता ही नहीं होता है। और वहीं अगर हम लोग आपसे ऑपरेटर पूछ लें तो सारे बच्चे आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि द सेम थिंग इज़ दिस एज द ऑपरेटर वन। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है बेटा, जो ऑपरेटर जो काम करता है वही ये होता है। पर यहाँ पे देखिए इसको टर्म क्यों दिया गया है कनेक्टिव, क्योंकि इसका काम कुछ और भी है। क्या? जॉइंस सिंपल प्रपोजिशन। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एन ऑपरेटर जॉइन सिंपल प्रपोजिशन इनटू कंपाउंड्स एंड देन जॉइन कंपाउंड्स इनटू लार्जर कंपाउंड्स। वी विल यूज़ द सिंबल प्लस डॉट ग्रेटर देन। ऐसे देखिए यहाँ कुछ सिंबल बताए गए एंड टू designate the sentential connectives. Different type of connectives or operators used in propositional logics are given below. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा कौन कौन से जो मेन ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। और मैं आपको बताऊँ कि इनमें से ही कुछ ऑपरेटर हम लोग बूलियन अलजेब्रा में भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, और कहते हैं हम लोग सिंपली बूलियन में, पर यहाँ पे जो नाम है डिसजंक्टिव, इसका जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी दी है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल प्लस और वी। बेटा इसको हम लोग वी के शेप में, या आप इसको डाउन एरो की भी कह सकते हो। और क्या बताया है, डिसजंक्शन मीन्स वन ऑफ द टू आर्गूमेंट इज ट्रू और बोथ। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्लस क्यू। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे भी सपोज पी प्लस क्यू लिखा है तो आपके बीच में ये जो ऑपरेटर है प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और साइन को। ठीक है, और आप लोगों ने बेटा सबने प्रोग्रामिंग की, आपको पता है कि दैट व्हेनेवर वी मेक यूज़ ऑफ द और ऑपरेटर, तो क्या होता है, और की लेफ्ट वाली या तो ट्रू हो कंडीशन, या और ऑपरेटर के राइट वाली कंडीशन ट्रू हो,
दोनों में कोई अगर एक भी ट्रू हो तो हम लोग अपनी जो कंडीशन को क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बताया भी है लास्ट में कि द मीनिंग ऑफ इट्स मीनिंग इज ईदर पी इज ट्रू और क्यू इज ट्रू और बोथ, ठीक है ना। तो पी एंड क्यू में कोई अगर एक भी ट्रू है, ठीक है, तो हमारा आंसर ट्रू आता है, और अगर दोनों ट्रू हैं तब तो आंसर वन होगा ही होगा। और ये सब चीज़ें देखिए यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल के थ्रू शो भी की गई हैं कि ए एंड बी वी आर हैविंग टू वेरिएबल। तो अब आपको इनके देखिए जो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं कि ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो। और बेटा आपको क्या याद रखना है, जीरो स्टैंड फॉर फॉल्स एंड वन स्टैंड फॉर ट्रू, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसे बनेगा कि ए और बी या तो दोनों जीरो होंगे, तब देखिए क्या आंसर आएगा आपका, जीरो आएगा, यानी कि फॉल्स होगा स्टेटमेंट। ए बी फॉल्स, बी बी फॉल्स, देन ए और बी भी फॉल्स होगा। ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ वन, ठीक है, ए जीरो है बी वन है, तो आपका आंसर वन होगा क्योंकि यहाँ पे बी वन हो गया। क्या रूल है कि कोई भी एक वन होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड वाले में देखिए ए वन है बी जीरो है, तो ए वन है यानी आंसर आपका वन आएगा। और ऐसी लास्ट वाले में ए भी वन है और बी भी वन है, बोथ आर ट्रू, मीन्स आर आंसर विल बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको खाली याद ये रखना है कि जब और ऑपरेटर का यूज़ होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, बुलियन में जब ये लोग देंगे ना आपको क्वेश्चन पेपर में, तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। प्लस हम लोग बुलियन में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रपोजिशनल लॉजिक में वो क्या यूज़ करेंगे कि वो आपको हो सकता है जो देंगे स्टेटमेंट वो कुछ ऐसे फॉर्म में लिख के देंगे, ठीक है। पी एंड क्यू और बीच में जो ऑपरेटर होगा वो कैपिटल वी के शेप में होगा। तो आपको जो यहाँ चीज़ याद रखनी है कि जो कैपिटल वी के शेप में बेटा जो होगा वो आपका और ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, डिसजंक्शन ऑपरेटर, ठीक। इसके बाद अगला जो आपका ऑपरेटर है वो क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंड ऑपरेटर। कंजंक्टिव ऑपरेटर के बारे में देखिए क्या बताया गया है, तो इसको बेटा हम लोग एंड ऑपरेटर कहते हैं। तो एंड भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में यूज़ किया हुआ है, आपको पता है उसके बारे में, ठीक है। कि एंड ऑपरेटर में बेटा क्या होता है कि आपको पता है कि अगर दो यहाँ पे कंपाउंड या दो प्रपोजिशन दिए हुए हैं, यानी कि एंड ऑपरेटर से आपने कोई यहाँ पे कंडीशन अगर दो ज्वाइन की हुई हैं, तो आपको पता है कि ऑल द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मेरा आंसर वन आता है। यानी कि अगर आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, उसके लेफ्ट और राइट में दो कंडीशन है, तो अगर कोई भी एक फॉल्स हुई तो मेरा आंसर भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डॉट, तो बेटा डॉट का यूज़ करते हैं हम लोग, एम परसेंट यानी एंड का यूज़ करते हैं, और एक हम लोग अप एरो की यानी कि ए के शेप में होता है, ठीक है। तो ये तीन सिंबल का यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर हम इसको क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू लिख सकते हैं, या हम लोग पी एंड क्यू लिख सकते हैं, या फिर आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही बेटा जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किए हैं वो एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इट्स मीनिंग इज बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, यानी कि इसमें अगर आपको आंसर ट्रू चाहिए तो आपके दोनों आर्गुमेंट ट्रू होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल में शो भी किया गया है, अगर आप ध्यान दो तो ए और बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिस्ट किए गए हैं कि या तो ए जीरो बी दो, ए बी दोनों जीरो होंगे, ए जीरो हो सकता है या बी वन होगा, ए वन है बी जीरो है, या फिर ए और बी दोनों आपके ट्रू हैं। तो अब आप अगर अपना रिजल्ट देखो तो आंसर वन कब आता है, केवल एक ही सिचुएशन में आता है जब बेटा ए और बी आपके दोनों यहाँ पे ट्रू हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा एंड के लिए बताया भी जाता है। इसके बाद फिर दिखेगा अगला जो ऑपरेटर है, ये है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। ये बेटा आपको केवल यहीं पे मिलेगा प्रपोजिशनल लॉजिक में, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इफ़ देन, और इसको हम लोग बेटा इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। यानी क्या मतलब है, सपोज कहीं अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलता है पी और राइट पॉइंटेड एरो की, ठीक है। तो जो राइट की ओर पॉइंट कर रही है, ऐसा आपका यहाँ पे एक एरो मिलेगा। तो ये पी इम्प्लीकेट क्यू बोलते हैं, पी कंडीशनल क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी मीनिंग क्या होती है, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम अपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो इसकी बेटा ये मीनिंग आती है, ठीक है, कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी मीनिंग है। तो इसके लिए बेटा जो साइन है वो क्या क्या है, मैंने पहले बताया आपको, राइट हेडेड एरो की होता है, यानी जो राइट की ओर पॉइंट कर रहा है
तो और इसकी बेटा जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए। तो आप इस ट्रूथ टेबल को जब ध्यान दोगे तो क्या देखते हो कि बेटा यहाँ पे सब में जो है आपको आंसर क्या मिलता है, 1। केवल एक जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है, जब आपका आंसर 0 आता है। तो बेटा मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही समझाता हूँ कि ज़्यादातर ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या याद रखते हैं कि कब आंसर हमारा 1 आता है, पर ये एक अकेली ऐसी ट्रूथ टेबल है बेटा जिसमें आपको ये याद रखना है कि आंसर फॉल्स कब आता है। तो कब आंसर फॉल्स आता है, जब बेटा व्हेन द फर्स्ट वेरिएबल इज़ 1, सेकंड वेरिएबल इज़ 0, ठीक है, और तब आपका आंसर 0 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, 100 यानी 100। तो बेटा आपको एक नंबर याद रखना होगा 100, यानी अगर फर्स्ट 1 है, सेकंड फॉल्स है, तो फिर थर्ड भी फॉल्स होगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आप एंड और के हिसाब से देखो तो जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे दिया गया है कि देखिए P इम्प्लीकेट Q इज इक्वल टू P बार प्लस Q। P बार क्या होता है बेटा, बार यानी कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी P अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। इसके ऊपर आप एक साइन देख रहे हैं सिंगल कोट का, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेटर यूज करेंगे वो क्या है आपका बाई कंडीशनल। तो पहला वाला कंडीशनल था, सेकंड वाला बाई कंडीशनल है, और इसका जो नाम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एक्विवेलेंस। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारा जो आंसर जो ट्रू आता है, यानी कि सपोज किन्हीं भी दो प्रपोजिशन या दो वेरिएबल के ऊपर आपने एक्विवेलेंस ऑपरेटर अगर अप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 कब आता है, व्हेन बोथ द वैल्यूज़ आर फॉल्स और व्हेन बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू, ठीक है। यानी जब दोनों वैल्यू 1 होंगी या दोनों वैल्यू 0 होंगी तभी मेरा आंसर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंबल इसके लिए जो दिए गए हैं वो क्या, डबल हेडेड एरो की, यानी कि यहाँ पे जो एरो की होगा उसके दोनों हेड बेटा पॉइंट करते हैं राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तो ये शेप्स होते हैं, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एरो कीज होंगी उनके दोनों हेड पॉइंटेड होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इसको देखिए, इसकी जो ट्रूथ टेबल है हम लोग बेटा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी जब यहाँ पे ट्रूथ टेबल चेक करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है ए बी और ए एक्विवेलेंस बी। तो जैसा मैंने आपसे बताया, व्हेन द ए एंड बी both the propositions are false then you will have the answer as 1, and when a and b both are true, यानी a की वैल्यू भी 1 है, b की भी वैल्यू 1 है, then your answer will be 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका एक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन भी दिया गया है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है आपका पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार। और ये स्टेटमेंट बेटा अभी हमारे आगे फिर एक बार आएगा जब हम लोग बूलियन अलजेब्रा करेंगे और वहाँ पे हम लोग गेट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लॉजिक गेट जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने ये बूलियन एक्सप्रेशन फिर एक बार आएगा, और इसमें कई बार बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग हमसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, या किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअली हमको गेट का नाम बताना होता है, पर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का नाम बता के चले आते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की बूलियन एक्सप्रेशन बेटा सेम है बिल्कुल। तो वो कौन सा गेट है हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अगला जो लास्ट में जो बेटा यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया हुआ है, पर यहाँ पे इसके बारे में कोई चीज़ बताई गई है। ज़रा देखिए पहले क्या चीज़ है कि नॉट अ कनेक्टिव, एक्चुअली जस्ट एन ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाई, तीन सिंबल होते हैं बेटा। पहला साइन एक टिल्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट ए, या फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोई वेरिएबल है उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये भी नॉट ए है, या फिर हम लोग किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक सिंगल कोड भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी नॉट है। और बेटा अगर आप, मैंने कई एग्ज़ाम्स में देखा है कई बार बेटा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग एक ही बूलियन एक्सप्रेशन में नॉट के अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा, ये दोनों ऑपरेटर अलग अलग हैं क्या। तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। और ये ऑपरेटर क्या करता है बेटा, इट इज़ एन ऑपरेटर दैट अफेक्ट्स अ सिंगल स्टेटमेंट ओनली एंड डज नॉट ज्वाइन टू और मोर स्टेटमेंट। तो बेटा इस ऑपरेटर की खास बात क्या है कि ये केवल एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर काम करता है, ठीक है ना, ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं करता, तभी इसका नाम हम लोगों ने क्या यहाँ पे कनेक्टिव नहीं रखा, वी आर सिंपली कॉलिंग इट एज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो और इसका काम क्या है कि केवल जो है जो भी वेरिएबल है बेटा ये उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। कि क्या कहने का मतलब है कि सपोज अगर बेटा ए की वैल्यू 0 है तो फिर ए
बार क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और अगर ए की वैल्यू 1 है और आपने लिख दिया कहीं ए बार, तो ये इसकी वैल्यू को 1 को क्या करेगा, 0 कर देगा, जो यहाँ देखिए आपको ट्रुथ टेबल में शो भी किया गया है। ओके क्लास, तो बेटा इट वॉज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स विच वी यूज़ इन द प्रपोजिशनल लॉजिक। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारी देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अभी आगे बूलियन में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।